वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी इन्वेंट्री को यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क, जो कि पाइटॉर्च का एक एल्गोरिथम है, जिसके थ्रू एक मेथड है जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन एक स्ट्रेटजी होती है जो कि बिजनेस को मेंटेन करती है राइट अमाउंट फॉर, जिसके लिए हम ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं किसी भी एज अ शॉपकीपर और बिजनेस प्रोवाइडर कि हमें कितना गुड्स और सर्विसेज हमें रखनी है जो कि कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करे और मैक्सिमम मिनिमम हो, जो कि हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिटेबल क्रिएट करे। मतलब हम इतना इन्वेंट्री आइटम्स हमें स्टोर करना है एज अ शॉपकीपर जो किसी भी कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करे और एक्स्ट्रा ना हो, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में प्रॉब्लम आए, जिससे हम मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कस्टमर का सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो जाए, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, है ना। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे हम इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि एज अ शॉपकीपर हमें किसी आइटम की कितना स्टॉक उसको रिस्टोर करना है, जिससे हमारा जो जितने भी उससे परचेस करने वाले, उस आइटम को परचेस करने वाले कस्टमर्स हैं, उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट हो जाए, जिससे कि कोई भी कस्टमर सेटिस्फाइड हुए बिना लीव ना करे बिजनेस को या फिर शॉप को। और साथ में यदि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम परचेज किया है तो वो वेस्टेज ना हो, जिससे कॉस्ट में प्रॉब्लम आए, प्रॉफिट में प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो हमें यही चीज़ मेंशन चेक करनी है कि कैसे जितनी हमारी डिमांड हो, कस्टमर की डिमांड हो, उतना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। वो चीज़ हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है। तो 6 टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने की 6 स्टेप्स होती हैं। फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग में हम फॉरकास्ट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ये निकालते हैं कि फ्यूचर में पर्टिकुलर आइटम्स की क्या डिमांड रहेगी। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ आइटम्स की लिस्ट है जो हमें जो हमें स्टोर करना है। ठीक है। तो हम उसका क्या करेंगे, उसकी फ्यूचर डिमांड निकालेंगे, फॉरकास्ट निकालेंगे कि उसकी क्या डिमांड रहेगी। ठीक है। तो वो जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, मिनिमम कॉस्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारे कस्टमर के साथ में सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो। ठीक है। कस्टमर की डिमांड फुल हो। ठीक है। मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करना। सेट रीऑर्डर पॉइंट्स, मतलब रीऑर्डर पॉइंट्स को सेट करना, मतलब किस टाइम पे हमें रीऑर्डर दिया है, हमने नया ऑर्डर दिया है, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो डिलीवर होगा, इस चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। ठीक है। ऑर्डर की क्वालिटी को इंश्योर करना, जिससे हमारा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और हमारे साथ ऐड हों। ठीक है। मॉनिटर इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री को टर्नओवर्स को मॉनिटर करना है। ठीक है। कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कितना और रीऑर्डर है। ठीक है। और क्या उसकी डिमांड है, इस चीज़ को मॉनिटर करना, जो कि बहुत बेनिफिशियल है कि फॉर बिजनेस। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन। ठीक है। रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है। इम्प्रूव कैश फ्लो एंड मिनिमाइज्ड स्टॉक आउट।
ठीक है, बेटर सप्लायर रिलेशनशिप, ठीक है, इनहेंस डिमांड फोरकास्टिंग। ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंस रखते हैं किसी भी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि कस्टमर से की सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उसका कैरिंग कॉस्ट, मतलब पर्टिकुलर आइटम का क्या कॉस्ट होगा जो हमें पहले देना होगा, इफेक्टिव प्रोडक्शन क्या उसकी प्लानिंग होगी, ठीक है, कैश फ्लो कितना होगा, कि मान लीजिए हमने कुछ इन्वेंट्री आइटम खरीदा है जिसकी डिमांड आगे हमें मिनिमम डिमांड है और हमने वो मैक्सिमम स्टोर किया है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कैश फ्लो होगा जो कि हमारे पास आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा प्रॉफिट में इम्पैक्ट होगा। तो ये हमें इस चीज़ को इंश्योर करना कि कितना हमारी डिमांड, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, उसके हिसाब से इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना, इन्वेंट्री को स्टोर करना, ठीक है, मिनिमाइज स्टॉक आउट, ठीक है, और सप्लायर रिलेशनशिप, मतलब क्या सप्लायर की रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हमारी इन्वेंट्री कितने ड्यूरेशन में हमें दे देता है, मतलब सप्लाई कर देता है, किस क्वालिटी में वो सप्लाई करता है, ये चीज़ इनहेंस डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब क्या उसका डिमांड होगी उसके हिसाब से हम उस इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना। ये इन्वेंट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, क्या बेनिफिट है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का किसी भी बिजनेस में, किसी भी रिटेल बिजनेस में और सर्विस बिजनेस में। इम्प्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट, हम कैश फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हेंस कस्टमर सर्विस को इन्हेंस कर सकते हैं। इफ एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, मिनिमाइज स्टॉक आउट, रिड्यूस लीड टाइम। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि बेनिफिट है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन की, कि कितना कैश फ्लो मैनेजमेंट होना, ठीक है, कस्टमर सर्विस होना, ठीक है, मिनिमाइज स्टॉक को मिनिमाइज करना, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना और रिड्यूस लीड टाइम रखना, ठीक है। ऑप्टिमाइज, अब हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डीएनएन के थ्रू हम इन्वेंट्री कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जिसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हिस्टोरिकल डेटा ऑर्डर डेटा कलेक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हिस्टोरिकल ऑर्डर होंगे, जो भी इन्वेंट्रीज के ऑर्डर होंगे, हमने पर्टिकुलर हिस्टोरिकल जो डेटा होगा उसको हमें अपने मॉडल को प्रोवाइड करना है। तो जिसमें हमारे प्रोडक्ट होंगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका हिस्टोरिकल डिमांड रही थी प्रोडक्ट की, कितनी मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदा गया था वो रिकॉर्ड, ठीक है, उसका रीऑर्डर कितना है, कितना स्टोरेज है, कितना हमने रीऑर्डर के लिए दिया है, कितना टाइम ड्यूरेशन में वो रीऑर्डर हमें मिलने वाला है और क्या उसकी डिमांड रही थी, ठीक है, फ्यूचर में। तो वो हिस्टोरिकल डेटा हम अपने को प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को। तो देन क्या करेगा सिस्टम, फर्स्ट हम डेटा को प्री प्रोसेसिंग करेंगे, किसकी हेल्प से, मशीन लर्निंग की हेल्प से हम उसको डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। देन हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रेन में एंड टेस्ट में, ठीक है। फिर हम अपनी ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, मॉडल में अप्लाई करेंगे, उसको हम फिर बैक ट्रेनिंग लूप रन करेंगे जिसमें हम बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर देन टेस्टिंग इन डेटा के साथ मॉडल में टेस्टिंग डेटा अप्लाई करेंगे और मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी प्रिडिक्शन करेंगे, जिससे हम ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सके कि उस प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या पॉपुलैरिटी रहेगी, क्या डिमांड रहेगी, उसके हिसाब से हम उस आइटम की को स्टोर कर सके, ठीक है, और इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सके। तो अब हम ये स्टेप्स हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम प्रोग्राम में कैसे इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे। ये देखिए, इन्वेंट्री डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हमारा CSV फाइल में रेडी है, इसका यूज़ करके हम इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, जो कि लाइब्रेरी इस
प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पांडास हमारी डेटा सेट पे काम करने वाली लाइब्रेरी है। इसके थ्रू हम CSV एक्सेल डेटा को रीड करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें यदि कुछ कमियां हैं तो उनको फुलफिल करते हैं। नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू हम लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल इक्वेशंस पे काम करते हैं। टॉर्च पाईटॉर्च की जो हम पाईटॉर्च काम कर रहे हैं उसकी बेसिक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसी की हेल्प से हम पाईटॉर्च का यूज़ करते हैं। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। इसकी हेल्प से जो भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्रिएटेड फॉर्मूलेज हैं, मैथड्स हैं, फंक्शंस, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब ये एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है। sklearn मॉडल सिलेक्शन एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। sklearn उसके थ्रू हम मॉडल सिलेक्शन यूज़ करेंगे जिसके हेल्प से हम ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को सेपरेट करेंगे, ठीक है। sklearn प्री प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग का पार्ट है। sklearn से हम प्री प्रोसेसिंग डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, मिनी मैक्स स्केलिंग करेंगे। इसकी हेल्प से हम एक्चुअल नंबर्स को -1 से लेके 1 तक के बीच में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम डेटा को लोड करेंगे, ठीक है। हमने ये डेटा पांडास के थ्रू एक डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने रीड CSV की है, क्योंकि जो हमारी फाइल है वो CSV एक्सटेंशन में, यदि ये एक्सेल में होती तो हम यहाँ पर रीड एक्सेल करते। इसके थ्रू हम ये फाइल को रीड कर रहे हैं, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा एक्सेल है जो कि हिस्टोरिकल डेटा हमने अपने सिस्टम में प्रोवाइड किया है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कुछ आईडीज क्रिएट की हैं। हिस्टोरिकल सेल मतलब उस प्रोडक्ट की कितनी सेल प्रीवियस टाइम में हुई है, ठीक है। लीड टाइम का मतलब है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो ऑर्डर है वो आने वाला है। रीऑर्डर टाइम जो कि 3 है, ठीक है। स्टॉक ऑन हैंड मतलब हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अभी रखा हुआ है। रीऑर्डर लेबल कितना स्टॉक हमने उसको रीऑर्डर के लिए दे रखा है, ठीक है, और उसकी क्या डिमांड रही थी, ठीक है। तो ये हमारे हिस्टोरिकल डेटा है कि क्या वो कौन सा प्रोडक्ट था, क्या उसका हिस्टोरिकल सेल थी, कितना टाइम ड्यूरेशन उसके लिए रीऑर्डर के लिए दिया हुआ था, ठीक है, और उसके स्टॉकिंग कितनी थी, ठीक है, रीऑर्डर लेवल कितना कर रखा था और उसकी फ्यूचर डिमांड क्या रही थी, ठीक है। ये हिस्टोरिकल डेटा है। इसी के हिसाब से हम नए डेटा पर प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या उसकी डिमांड रहेगी, ठीक है। तो ये हमने हिस्टोरिकल डेटा अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो डेटा के पैटर्न को लर्न करेगा कि ये क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जिसमें हमारे 1000 रोज 6 कॉलम्स का ये डेटा है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम x एंड y वैल्यू को अलग अलग करेंगे। x में हम फीचर वैल्यू को लेंगे जो कि हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी हम नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। डिमांड फॉरकास्टिंग को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये डिमांड फॉरकास्टिंग हमें प्रिडिक्ट करना है, ये हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू है। इसका मतलब ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारा y में हम स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी और डिमांड फॉरकास्ट को x वैल्यू में से रिमूव कर लिया। तो हमारे x में क्या होगा, हिस्टोरिकल सेल, लीड टाइम, स्टॉक ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल। ये हमारे 4 कॉलम्स हमारे x में एज अ फीचर्स स्टोर करेंगे, ठीक है। y में हम क्या लेंगे, डिमांड फॉरकास्टिंग, क्योंकि हमें प्रेडिक्ट जो चीज़ करनी होती है, जिस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, हम इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसकी हेल्प से, डिमांड फॉरकास्टिंग की हेल्प से। तो हमारा y लेवल क्या होगा, डिमांड फॉरकास्टिंग, मतलब हम इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इन्वेंट्री को स्टोर कर रहा है अकॉर्डिंग
फ्यूचर डिमांड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी, उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने एक्स एंड वाई वैल्यू को अलग कर लिया है। देन हम इस नॉर्मलाइज करेंगे अपने डेटा को। नॉर्मलाइज करने के लिए हम डेटा को मशीन लर्निंग की हेल्प से मिनी मैक्स स्केल करते हैं। तो हमने यहाँ दो वेरिएबल बना लिए, क्योंकि हमें एक्स का डेटा और वाई का डेटा दोनों ही डेटा को स्केलिंग करना है। तो हमने स्केल एक्स एंड स्केल वाई दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। उन दोनों को मिनिमम मैक्सिमम स्केलर का यूज़ करके हमने फिट ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमारे डेटा को स्केल के अंदर फिट कर दिया, जिससे वो डेटा को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे शो करते हैं एक्स स्केल। देखिए, ये जो हमारी x की वैल्यू थी 213, इसने क्या किया, उसको 0.652 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जितनी भी वैल्यूज हमारी इस टेबल में है, उन वैल्यू को -1 से लेके 1 तक के बीच में वो कन्वर्ट कर देगा। ये हम इसलिए करते हैं, इसके थ्रू हम अपने मॉडल को नॉर्मलाइज डेटा इसलिए देते हैं कि वो हमारा सही वर्क एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करे और फास्ट वर्किंग करे, जो कि मॉडल को मॉडल के पैटर्न को पहचानने में, डेटा पैटर्न को पहचानने में मॉडल को आसान हो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को सेपरेट करेंगे ट्रेन एंड टेस्ट में। हमने ऊपर देखा था हमारे 1000 रोज थी, 6 कॉलम्स थे। तो 6 कॉलम्स में से 4 कॉलम्स हमने एक्स वैल्यू में लिए हैं, 1 कॉलम हमने वाई वैल्यू में लिया और 1 कॉलम हमने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो हमारे 1000 रोज हैं, बट ये मान लीजिए यदि हमारा किसी और थाउजेंड्स में लाख में रोज हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करते हैं, जिसके थ्रू डेटा को, मॉडल को आसान होता है, फास्ट वर्किंग होता है, जिसके थ्रू वो हमारा डेटा को यूज़ कर सके। जिससे हम क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करते हैं। जो 80% डेटा होता है वो हम ट्रेनिंग पार्ट में रखते हैं, जिसके थ्रू मॉडल हमारा पैटर्न को लर्न करता है, और टेस्टिंग पार्ट में हम 20% डेटा रखते हैं, जिसके थ्रू जो मॉडल ने ट्रेन करके एक पैटर्न क्रिएट किया है, एक प्रेडिक्शन क्रिएट किया है, उसको हम चेक कर सके कि वो कितना एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम उसको ट्रेन एंड टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ स्केलिंग वैल्यू, जिसको हमने स्केलिंग में बदला था, वो वैल्यू ले ली है एक्स की एंड वाई की। उनको हमने 4 वेरिएबल में सेपरेट किया है। एक्स के लिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट। वाई के लिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। ठीक है, हमने टेस्ट का साइज 0.2 मेंशन किया है। इसका मतलब है ये 20% जो डेटा होगा इसमें से 1000 रो में से, वो हमारा टेस्टिंग पार्ट में चला जाएगा। एक्स का 20% डेटा एंड वाई का 20% डेटा। ठीक है, रैंडम स्टेटस का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, यदि हम रैंडम स्टेटस यूज ना करें तो ये सेपरेट क्या करता है, रैंडमली 20% डेटा हमारा जो टेस्टिंग पार्ट में सेपरेट कर रहा है, ये जितनी बार हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार वो सफल करेगा, डेटा चेंज होता रहेगा 20%, जो कि हमारे लिए हमारा मॉडल एक एक्यूरेसी नहीं बना पाएगा, उसको मॉडल को पैटर्न को नहीं समझ पाएगा सही से। इसलिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को 1 टाइम में स्टॉप कर देते कि जो फर्स्ट टाइम में आपका 20% डेटा ट्रेनिंग में गया है वो वही रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं रैंडम स्टेटस का यूज करते हैं, जो कि टेस्टिंग में हमारे जो 20% रोज फर्स्ट टाइम में असाइन हुए हैं, वही रोज वहाँ फिक्स रहें। ठीक है, बार बार सफल ना हो। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं, शेप चेक कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में कितना कितना डेटा हमारा आया है। देखिए, 1000 रो का डेटा था, जिसमें से हमारा 80% डेटा ट्रेनिंग सेट में आया है। तो एक्स ट्रेनिंग में हमारा 804 कॉलम्स हैं, एक्स टेस्ट में हमारे 204 कॉलम्स हैं,
वाई ट्रेन में हमारा 801 कॉलम, यहाँ पे 1 कॉलम है, वाई टेस्ट में 200 रोज एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा 20 और 80% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सेपरेट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा पाईटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है, जो कि एक फ्लोट 32 फॉर्मेट होता है, फ्लोटिंग फॉर्मेट होता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे 4 वेरिएबल हमने क्रिएट किए सेम नाम से, उन्हीं सेम नाम के वेरिएबल में हम टेंसर से कन्वर्टेड वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने टेंसर, उसके लिए टॉर्च का यूज़ करेंगे, टॉर्च डॉट टेंसर, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डेटा टाइप अप्लाई करेंगे, टॉर्च डॉट फ्लोट 32, ठीक है। तो हमने ये टेंसर में अपने डेटा को बदल दिया है और वो हमने एक्स ट्रेन में असाइन कर दिया है। ऐसे ही हमने 4 वेरिएबल के साथ किया है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया टेंसर में। अब हम डेटा को, मॉडल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम DNN मॉडल को क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकें, ठीक है। तो हमने क्लास क्रिएट की इन्वेंट्री NN नाम से, ठीक है। हम किसी भी नाम से क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने NN डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट किया है। इसका मतलब है न्यूरल नेटवर्क जो मॉडल क्रिएटेड है उसके अंदर फंक्शंस, फॉर्मूलेस जो क्रिएटेड है उनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, हमने इनहेरिट किया है उसको, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर इनिट नाम से, जो कि एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे जो भी हमारा DNN का फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया है, ठीक है। तो जो DNN का एक्चुअल प्रोसेस होती है वो कैसे वर्क करती है उसके ऊपर हम इंडिविजुअली पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम DNN का क्या होता है कि वो लीनियर रिग्रेशन को ही अप्लाई करता है यूजिंग मल्टीपल हिडन लेबल्स। उसमें वो मल्टीपल हिडन लेबल्स क्रिएट करता है लीनियर रिग्रेशन में ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर NN के थ्रू लीनियर रिग्रेशन को, फॉर्मूले को कॉल करेंगे, उसमें x वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो x इनपुट हमारा कितना है 4, जो कि हमारे फीचर्स कॉलम्स है, y में x में कितने कॉलम्स हमने एज अ इनपुट दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स दिए हैं, ठीक है। उनको हम फर्स्ट हिडन लेबल्स क्रिएट कर रहे हैं 64 न्यूरल की, ठीक है। तो जो हमारे 4 इनपुट है उनको यहाँ पे क्या करेगा, वो फर्स्ट हिडन लेबल में 64 न्यूरल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये न्यूरल्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, मतलब जो हम ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग आपका डीप न्यूरल काम करता है, डेटा को प्रोसेस करता है कुछ न्यूरल्स में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे हमने वो न्यूरल्स की रेंज दी है कि फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट हिडन लेवल में वो 64 न्यूरल्स में हमारे 4 कॉलम्स को प्रोसेस करेगा, ठीक है। फिर प्रोसेस करने के बाद उसमें रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेगा। रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन से जो भी निगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है जितनी भी निगेटिव वैल्यू है वो आपकी 0 से रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। दैन हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम लीनियर रिग्रेशन का अप्लाई करेंगे, उसमें सेकंड हिडन लेबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारी 64 न्यूरल्स को 32 में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि हमने पहले क्या किया, इनपुट डेटा 4 हमारे कॉलम्स थे उसको 64 न्यूरल्स में प्रोसेस किया। देन हमारा वो 64 प्रोसेस किया हुआ डेटा को हमने 32 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया, प्रोसेस किया, जो कि हमारी सेकंड हिडन लेबल होगी, ठीक है। देन फिर हमने उसमें रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया और उसको आउटपुट 1 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ वाई कॉलम कितना है 1, डिमांड फॉरकास्टिंग, तो वो 1 कॉलम है तो हमारा आउटपुट क्या होगा 1 में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा DNN का फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे इसका काम होता है, कैसे हम इसकी हिडन लेवल का क्या यूज़ है, इसके ऊपर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे फॉरवर्ड नाम से, जिसके हेल्प से हम x डेटा को हमारे इनिट फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है, जिससे वो प्रेडिक्शन पॉइंट्स क्रिएट करेगा। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे इम्पॉर्टेंट
को इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मॉडल नाम का, जिसके अंदर हम ये क्रिएटेड मॉडल का को पास करेंगे, जिससे हम इसको यूज़ कर सके। तो हमने मॉडल के वेरिएबल के अंदर इन्वेंट्री एन मॉडल को कॉल किया है। लॉस फंक्शन fn के वेरिएबल में हमने एन की हेल्प से, न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से हमने मीन स्क्वायर लॉस का कॉल किया है, जो कि एन लाइब्रेरी के अंदर क्रिएटेड है। इसकी हेल्प से हम मॉडल के थ्रू क्रिएटेड प्रिडिक्टेड पॉइंट्स और जो y में एक्चुअल पॉइंट्स हैं, डिमांड पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच का फ़र्क निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल में हमने torch.optim.addom कॉल किया है, जिसकी हेल्प से हम मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने मॉडल असाइन कर लिया, हमने लॉस फंक्शन क्रिएट कर लिया, हमने ऑप्टिमाइजेशन कॉल कर लिया। अब इन सब का यूज़ हम किस में करते हैं, ट्रेनिंग पार्ट में करते हैं, जहाँ पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रेनिंग करने के लिए हम नंबर ऑफ इपॉक्स रन करते हैं, मतलब एक नंबर ऑफ लूप रन करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ लूप रन करते हैं, जिसपे हमारा मॉडल अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। किसके हेल्प से, ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से, मीन स्क्वायर लॉस के हेल्प से और मॉडल के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉल किए हैं। इनका यूज़ हम किस में करेंगे, ट्रेनिंग पार्ट में करेंगे। तो नंबर ऑफ इपॉक्स हमने 200 कॉल किया, इसका मतलब है ये 200 टाइम्स इपॉक्स लूप रन करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप रन किया 200 टाइम्स। हर लूप पर हमने मॉडल को ट्रेनिंग सेट मोड पर सेट किया है। ठीक है, एक प्रिडिक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मॉडल और के साथ हमने ट्रेन डेटा को पास किया है। ठीक है, मॉडल में हमने ट्रेन डेटा पास किया, जिसके प्रिडिक्शन पॉइंट्स हमारे किस में आएंगे, प्रिडिक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होंगे, जो कि मॉडल की हेल्प से ट्रेनिंग डेटा का जो डिमांड फॉरकास्टिंग के प्रिडिक्टेड पॉइंट होंगे, वो यहाँ पे प्रिडिक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, लॉस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, लॉस फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, प्रिडिक्टेड पॉइंट जो कि इस मॉडल से क्रिएट हुए हैं वो, और एक्चुअल वाई ट्रेन के अंदर जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं डिमांड फॉरकास्टिंग के, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे किसकी हेल्प से, मीन स्क्वायर लॉस के हेल्प से। इसमें यदि कुछ लॉसेस, कुछ डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो आपके किस में जाएंगे, लॉस में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉस डॉट बैकवर्ड हम प्रोसेस रन करते हैं। यदि इसमें लॉस आ रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या, जितनी बार ये लूप रन करेगा उतनी बार प्रोसेस क्या आएगी, बैक में जाएगी। ठीक है, बैक में जाने के साथ साथ वो ऑप्टिमाइजेशन हम 0 ग्रिड सेट कर रहे हैं, मतलब जितनी बार ये लूप रन करे उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन प्रेस स्टार्ट करे। ठीक है, जितनी बार ये प्रोसेस बैक में जाएगी, मतलब बैक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है जितनी बार ये लूप रन कर रहा है उतनी बार आपका ये मॉडल में डेटा पास कर रहा है। ठीक है, तो वो डेटा पास करेगा, साथ में ही ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से, जो कि हमने यहाँ लिखा है मॉडल पैरामीटर्स। तो ये क्या करता है, उस मॉडल के अंदर पैरामीटर्स, रैंडम जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करता है। रैंडम जनरेटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन होता है, उसमें हम एक स्लोप क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि रैंडमली जनरेटेड स्लोप होता है, कुछ इंटरसेप्ट होते हैं, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम पाइटॉर्च की लैंग्वेज में, डीप न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज में वेट कहते हैं। ठीक है, तो वो रैंडमली जनरेटेड वेट्स होते हैं जो कुछ पॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे चेंज करेंगे हर लूप पर, जिसकी हेल्प से हम मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ जो भी पर्टिकुलर 20th इपॉक्स पे हमने लॉस को प्रिंट किया है। तो हमने देखिए जब 20th इपॉक्स रन हुआ, जब लॉस कितना था 0.017। ठीक है, और लास्ट 200 लूप पे कितना हो गया 0.0010।
ठीक है, तो ये काफ़ी कम लॉस हो गया है, जो ऑलमोस्ट हमारा 99% की एक्यूरेसी हमें दे रहा है। ठीक है, हम अब मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, तो इवैल्यूएट करने के लिए हम टेस्टिंग डेटा का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, हम मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को, मॉडल को चेक कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम डेटा को चेक कर रहे हैं कि हमारा मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा मॉडल सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा मॉडल यदि सही वर्क नहीं करेगा, सही एक्यूरेसी नहीं देगा, तो वो फ्यूचर में इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का सही हमें डिमांड नहीं दिखाएगा, किसी भी प्रोडक्ट की सही फॉरकास्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि हमारा मॉडल किस तरीके से हमारे पैटर्न को लर्न किया है, जिसके थ्रू वो हमारी फ्यूचर डिमांड को निकाले, जिसके थ्रू हम एज अ शॉपकीपर इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे सेट किया है विथ टॉर्च नो ग्रिड। हमने यहाँ पे नो ग्रिड का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन रन करने की ज़रूरत नहीं है। बैकवर्ड हम किस में करते हैं, लूपिंग में करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल के एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, मॉडल को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नो ग्रिड सेट करेंगे, हमें बैकवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ के क्या, वाई प्रिडिक्ट स्केल्ड, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया बाय प्रिडिक्ट स्केल के थ्रू, जिसमें हमने मॉडल में हमने टेस्टिंग डेटा को, एक्स टेस्ट डेटा को पास किया। ठीक है, तो ये वो किस में आ जाएगा, वाई प्रिडिक्ट स्केल्ड में आ जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है हमने वो स्केल्ड डेटा है टेस्टेड एक्स टेस्ट का। ठीक है, हमने ऊपर उसको स्केल किया था, देन उसको ट्रेन एंड टेस्ट में कन्वर्ट किया, देन टेंसर में कन्वर्ट किया। तो ये जो डेटा था वो स्केल्ड डेटा था, मतलब आपके एक्चुअल नंबर्स नहीं थे, ये नॉर्मलाइज नंबर्स थे। तो अब हमारा यहाँ पे प्रिडिक्टेड जो वैल्यू आई है वो नॉर्मलाइज नंबर में, स्केल्ड नंबर में प्रिडिक्शन हुआ है, तो उनको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम क्या है, एज अ यूज़र हम एक्चुअल नंबर को समझ सकते हैं, नॉर्मलाइज नंबर को नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई स्केल और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, इसकी हेल्प से हमारा जो हमने जो स्केलिंग के थ्रू नॉर्मलाइज किए थे हमारे नंबर्स को, कन्वर्ट किया था, ठीक है, उन नंबर्स को एक्चुअल नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे बाय प्रिडिक्ट में प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल में एक्चुअल वैल्यू। तो हमने ये कन्वर्ट कर ली, देन हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने से पहले हम एक साथ एक ही ग्राफ में सब प्लॉट करेंगे। पहले हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कर लिया है, देन हम फ्यूचर पॉइंट्स को भी निकाल रहे हैं। तो हमने फ्यूचर पॉइंट्स के लिए आगे के हमने 10 प्रोडक्ट डिटेल्स हमने दी हैं, जैसे जिसका क्या है, मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी हिस्टोरिकल सेल कितनी है, 150 है, ठीक है, उसकी टाइम लीड कितनी है, 5 है, स्टॉक ऑन हैंड कितना है, 80, रीऑर्डर लेवल कितना है, 100। इस तरीके से 10 रिकॉर्ड्स है। इन 10 रिकॉर्ड्स की हम डिमांड देखेंगे कि उसकी डिमांड, इन प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स का क्या डिमांड रहेगा, इसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए आपका ये फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, ये वो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है, जैसे कि हमारा, आप मान लीजिए कि एक लैपटॉप का रिकॉर्ड है, ठीक है, लैपटॉप आपके कितना हिस्टोरिकल में वो सेल हुए थे, कितना लीड टाइम में वो लीड टाइम है उसका, और रीस्टोर हमारे पास कितना उसका स्टॉक रखा हुआ है, कितना रीऑर्डर पे दिया हुआ है। तो ये हमारा डेटा है, इसके हिसाब से उसकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी, उसके हिसाब से हम उसको इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, ठीक है, इसको हमें प्रिडिक्ट करना है कि इसकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी। 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का ये रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको हम ठीक है, हमने इसको क्या है, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया,
ट्रांसफॉर्म किया, स्केल में कन्वर्ट किया, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, स्केलिंग वैल्यू में कन्वर्ट किया, देन उस वैल्यू को टेंसर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर उसको मॉडल में अप्लाई किया, इवैल्यूएट किया, तो हमने मॉडल को अप्लाई किया डेटा को मॉडल में, देन उसको इन्वर्स स्केलिंग किया, हमने एक्चुअल नंबर में उसको बदला, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर पॉइंट्स क्रिएट हो गया है, हमारे प्रिडिक्टेड, हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं, हमने एक्चुअल पॉइंट्स एंड फ्यूचर पॉइंट्स, ये तीनों हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हम मैटप्लॉटली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिगर का साइज यहाँ पे दिया है प्लॉट डॉट फिगर 12,6, ठीक है। हमने वाई एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल डिमांड्स को ब्लू शेड में शो किया है, ठीक है। और प्रेडिक्टेड डिमांड्स को हमने ग्रीन लाइन से शो किया है, एंड हमने फ्यूचर्स पॉइंट को रेड लाइन से प्लॉट किया है। और सैपरेशन मतलब जहाँ से हमारा फ्यूचर लाइन सेपरेट हो रही है, वो हमने शेड ग्रीन शेड से हमने उसको डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, यहाँ पे हमने देखिए ये हमारा ये वो डेटा है। तो ये हमारा जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअल डिमांड्स को शो कर रही है, क्या एक्चुअल डिमांड रही थी, ठीक है। अब ग्रीन लाइन हमारा प्रेडिक्टेड डिमांड शो कर रही है। इसका मतलब है हमारा एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लू पॉइंट्स हमारे ग्रीन पॉइंट्स दोनों एक दूसरे ऊपर शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारा प्रिडिक्शन, हमारा डेटा सही प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। रेड पॉइंट हमारे फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी उस चीज़ को शो कर रहा है, और ग्रे शेड हमारा सेपरेशन शो कर रहा है कि यहाँ तक हमारा फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा था और यहाँ से हमारा फ्यूचर डेटा है, ठीक है, फ्यूचर फॉरकास्ट है। तो ये वही ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को शो करेंगे जो कि हमारे 10 हमने प्रोडक्ट का रिकॉर्ड बना, ये हमने 10 प्रोडक्ट दिया था ना, हमारा नए 10 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे, 10 प्रोडक्ट के फीचर्स क्रिएट किए थे। इसके हिसाब से उसकी डिमांड वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड वैल्यू क्या होगी, वो हमने यहाँ पे शो किया है। देखिए फ्यूचर फॉरकास्ट इन्वेंट्री डिमांड, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था उसकी डिमांड कितनी होगी 159.25, सेकंड प्रोडक्ट की डिमांड होगी 179.02, ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट होगा 168.68। मतलब हमने जो ये पॉइंट्स दिए थे, जो मतलब मान लीजिए कुछ इन्वेंट्री ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी कुछ डिटेल है हमारे पास, उसके हिसाब से हमें ये देखना है, जो भी हमें स्टोर करना है, हमारे इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना है, उनके हमारे कुछ फीचर्स है, उसके हिसाब से हमें ये चेक कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के हेल्प से कि उसकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी, कि पता उसका कितना डिमांड आगे आने वाली है, उसके हिसाब से ही हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करें, जिससे हमारा कोई भी कस्टमर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने वाला कस्टमर रिटर्न भी ना जाए, क्योंकि हमने मान लीजिए कम प्रोडक्ट परचेस किया तो हमारा कस्टमर्स डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि हमने एक्स्ट्रा आइटम्स परचेस किए और डिमांड कम हुई तो वो हमारा वेस्टेज होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। इसलिए इसकी हेल्प से, डिमांड फॉरकास्टिंग की हेल्प से हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, उसके हिसाब से हम अपने इन्वेंट्री को सेट कर सकें, जिससे हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें और जिससे हमारा प्रॉफिट लो कॉस्ट पे प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है। मतलब हमें मान लीजिए 156 फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी, जिसकी डिमांड फ्यूचर में इसमें 159 शो की है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 170 रिकॉर्ड्स उसका इन्वेंट्री में स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम जितने भी डिमांड होगी वो फुलफिल कर पाएंगे और हमारे एक्स्ट्रा आइटम्स उसमें नहीं होंगे, जिससे हमारी कॉस्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और जिससे हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम
हम कैसे अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉरकास्टिंग की हेल्प से, डिमांड फॉरकास्टिंग की हेल्प से। ठीक है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड निकाल सकते हैं कि क्या डिमांड होगी, उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिट में इंक्रीज करे, प्रॉफिट को इंक्रीज करे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।